गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, इस लेक्चर में एक न्यू टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, एग्जेम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन्स। बेटा, इसमें हम दो एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे। एक है एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10 और एक है एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54। तो इस वाले लेक्चर में हम एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10 कवर करने जा रहे हैं। दो हैं, सिंपल सिंपल सी। आओ मेरे साथ। एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10 क्या कहता है, ध्यान से देखना है। उसने कहा कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड यूनिट्स ऑफ यूनिट स्कीम 1964 सेक्शन 10 क्लॉज 33। सिंपल है बेटा, खास इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्या कहता है ये वाला सेक्शन? अगर किसी असेसी ने ट्रांसफर करे हैं कुछ स्पेसिफाइड यूनिट्स ऑफ यूनिट स्कीम 1964, तो अगर किसी असेसी ने अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ट्रांसफर करे हैं, ठीक है, ऑफ यूनिट स्कीम 1964, तो जो कैपिटल गेन आया है ना ट्रांसफर पे, वो फुली एग्जेम्प्ट होगा बेटा। पूरे का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। शर्त बस एक है, ट्रांसफर होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2002। बस इतनी सी शर्त है। आपने यूनिट्स को ट्रांसफर कब किया हो, 1 अप्रैल 2002 को या उसके बाद। तो एक बार समअप कर देता हूं। असेसी ने कुछ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करे हैं ऑफ यूनिट स्कीम 1964, तो ट्रांसफर पे जो कैपिटल गेन आया है वो एग्जेम्प्ट होगा। शर्त बस एक है, ट्रांसफर किया हो 1 अप्रैल 2002 को या उसके बाद। ठीक है, यह आपका सेक्शन 10 क्लॉज 33। अगला मैं एक इंपॉर्टेंट कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। सेक्शन 10 क्लॉज 37, ध्यान से समझना। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। चलो समझते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 क्लॉज 37, कैपिटल गेन arising on compulsory acquisition of urban agricultural land। समझेंगे बेटा ध्यान से। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, देखो बेटा, अज्यूम करो एक फार्मर है, किसान है बेटा, एक किसान है। ठीक है बेटा, किसान के पास अज्यूम करो एक एग्रीकल्चरल लैंड है। किसान के पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है। एक एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड मतलब एनी लैंड मेंट फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर। तो एक किसान है जिसके पास एग्रीकल्चरल लैंड है। अब बेटा सोचो, उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड दो जगह पे हो सकता है। या तो उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन हो सकता है,
अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो सकता है या उसके पास रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हो सकता है। बेटा अब अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा होता है, रूरल कौन सा होता है, इसी चैप्टर में बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 14 में मैंने आपको बताया था। वो लिमिट्स थी बेटा पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो फार्मर के पास एग्रीकल्चरल लैंड या तो अर्बन होगा या तो रूरल होगा। अब सुनना ध्यान से बेटा, पता है क्या, पहले अर्बन की बात करते हैं। उस किसान ने, सुनो, उस किसान के अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को गवर्नमेंट ने बेटा कंपल्सरली एक्वायर कर लिया। किसान के अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को गवर्नमेंट ने क्या कर लिया बेटे, कंपल्सरली एक्वायर कर लिया। तो बेटा एक बात बताओ, कंपल्सरी एक्विजिशन को तो ट्रांसफर माना जाता है बेटा, तो इसे तो ट्रांसफर माना जाएगा कंपल्सरी एक्विजिशन को। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47 इसे तो ट्रांसफर माना जाता है। और किसान के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज करेगा। कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ फार्मर के हैंड्स में बेटा कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। किसान के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। अब बेटा हमारे देश में ना पहले ही आपको पता ही है, किसानों की बेटा इतनी बुरी हालत कर रखी है सरकार ने, ठीक है। तो बेटा अब गवर्नमेंट ने किसानों पे ज्यादती ना हो, तो गवर्नमेंट ने एक काम किया है। गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, ये जो कैपिटल गेन किसान को आया है ना बेटा, ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, इस कैपिटल गेन को उन्होंने पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट किया है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 37। अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 37 पूरे का पूरा कैपिटल गेन बेटा एग्जेम्प्ट है। मतलब फार्मर को इस कैपिटल गेन पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ने किसी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को कंपल्सरीली एक्वायर किया है, तो याद रख लेना जो कैपिटल गेन अराइज करेगा ना, वो कैपिटल गेन क्या होगा बेटा, फार्मर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगा। पॉइंट बताओ, बात समझ आई? ठीक है। लेकिन बेटा इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो गवर्नमेंट ने रखी हैं बेटा। एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब वो शर्तें सेटिस्फाई होंगी। पहले कॉपी कर लो। कर लिया बेटा? शर्तें पढ़ें। देखो शर्तें क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं बेटा। पहली बात, इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। मतलब असेसी या तो इंडिविजुअल होना चाहिए या एचयूएफ होना चाहिए। कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई नहीं होना चाहिए। तो असेसी यानी किसान या तो इंडिविजुअल होना चाहिए या एचयूएफ होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त बेटा, ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। बेटा मैं एक बात बता दूं, ये सेक्शन 10 क्लॉज 37 सिर्फ कंपल्सरी एक्विजिशन को कवर करता है बेटा, और किसी मोड ऑफ ट्रांसफर को कवर नहीं करता है। मतलब अगर फार्मर ने अपना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा है, सेल किया है, कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं हुआ है, मर्जी से बेचा है, तो उस केस में बेटा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो ये वाला सेक्शन 10 क्लॉज 37 सिर्फ
कंपल्सरी एक्विजिशन को कवर करता है ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। पॉइंट बताओ बेटा, ये बात समझ आइए। और कोई मोड ऑफ ट्रांसफर इसमें कवर्ड नहीं है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक कंडीशन कराने वाला हूं बेटा, ध्यान से सुनना है, ठीक है। थर्ड, कॉम्पनसेशन मस्ट बी रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004। बेटा ध्यान से मेरी बात सुननी है बच्चे, याद करो मैंने आपको कंपल्सरी एक्विजिशन का केस कराया था सेक्शन 45 क्लॉज 5 में, कंपल्सरी एक्विजिशन का। बेटा याद करो मैंने आपको बताया था कि जब गवर्नमेंट आपके, ये आप लोग बना लेना बेटा अपने पास, जब गवर्नमेंट आपके कैपिटल असेट को कंपल्सरीली एक्वायर करती है तो गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन पे करती है। याद करो सेक्शन 45 क्लॉज 5 में दो तरह के कॉम्पनसेशन मैंने कराए थे आपको। एक था इनिशियल कॉम्पनसेशन और एक था एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, जिसे आप एडिशनल कॉम्पनसेशन भी कहते थे। तो एक है इनिशियल और एक है एनहांस्ड। पॉइंट बताओ, ये बात समझ आई बेटा? ध्यान से सुनना, कॉपी कर लो पहले यहां तक। कॉम्पनसेशन दो तरह के थे बेटा, इनिशियल और एनहांस्ड। बेटा शर्त क्या है, ये जो कॉम्पनसेशन है ना, ये मिलने चाहिए किसान को कॉम्पनसेशन मिला हो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004। तो किसान को गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन मिला हो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद, ठीक है। और कॉम्पनसेशन कितने हैं? 2। तो बेटा इसमें ना आप समझने वाली बातें क्या क्या आती है, मैं आपको कुछ केसेस कराता हूं। ये देखो बेटा, केस 1 both compensation received prior to 1 April 2004। पहला केस, both compensation received prior to 1 April 2004, पहला केस। सुनो बेटा सुनो, बात ध्यान से सुनिए। दोनों कॉम्पनसेशन, दोनों मतलब बेटा इनिशियल भी और एनहांस्ड भी, दोनों कब मिले हैं बेटा? 1 अप्रैल 2004 से पहले मिले हैं। और एग्जेम्पशन के लिए कंडीशन क्या थी? 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद मिले हों। और मिले कब है? 1 अप्रैल 2004 से पहले। तो बोथ कंपनसेशन बेटा फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। या मैं ऐसे लिख देता हूं, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन बोथ कंपनसेशन, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन बोथ कॉम्पनसेशन, या आप लोग लिखना शैल बी फुली टैक्सेबल, शैल बी फुली टैक्सेबल। तो बेटा दोनों कॉम्पनसेशन के टाइम पे जो कैपिटल गेन आएगा पूरे का पूरा बेटे टैक्सेबल होगा, क्योंकि आपको दोनों कॉम्पनसेशन 1 अप्रैल 2004 से पहले मिले हैं। तो दोनों कॉम्पनसेशन के टाइम पे जो कैपिटल गेन आएगा फुली टैक्सेबल। यह आपका केस 1। अच्छा, केस 2। केस 2 है इनिशियल कॉम्पनसेशन रिसीव्ड
prior to 1st April 2004 and enhanced compensation received after 1st April 2004। तो बेटा ये भी हो सकता है इनिशियल कॉम्पनसेशन मिला है पहले 1st April 2004 से पहले और एनहांस्ड कॉम्पनसेशन मिला है 1st April 2004 के बाद। यह भी हो सकता है बेटा, पॉसिबिलिटी है। इनिशियल पहले मिला 1st April 2004 से पहले और एनहांस्ड बाद में मिला। तो बेटा इनिशियल के टाइम पे जो कैपिटल गेन आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा और एनहांस्ड के टाइम पे जो कैपिटल गेन आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। भाई जो कॉम्पनसेशन पहले मिल गया वो टैक्सेबल, जो बाद में मिला वो एग्जेम्प्ट। तो कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन इनिशियल कॉम्पनसेशन विल बी fully taxable and capital gain arising on enhanced compensation will be fully exempt under section 1037। तो बेटा इनिशियल के टाइम पे जो कैपिटल गेन आएगा वो टैक्सेबल हो गया क्योंकि पहले मिला। एनहांस्ड के टाइम पे जो कैपिटल गेन आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि बाद में मिला। ये हो गया आपका सेकंड केस। एक और केस करा रहा हूं। कॉपी कर लो बेटे। करें एक और केस। चलो मेरे साथ अब लिखो केस 3। बेटा केस 3 क्या है याद करो बेटा। सेक्शन 45 क्लॉज 5 मैंने आपको कहा था कई बार ऐसा होता है बेटा, इनिशियल कॉम्पनसेशन आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है बेटा। याद करो हमने एक क्वेश्चन भी करा था, 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा था इनिशियल कॉम्पनसेशन। मैं आपको लिखवाता हूं यहां पर। इनिशियल कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। तो इनिशियल कॉम्पनसेशन आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है। दैट इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट received prior to 1st April 2004 and second installment received after 1st April 2004 and enhanced compensation received after 1st April 2004। बेटा अब हो क्या रहा है, इनिशियल कॉम्पनसेशन 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, एक पहले मिली एक बाद में मिली और एनहांस्ड बाद में मिला। तो अब क्या होगा सोचो अपने आप। करावाया आपने सेक्शन 45 क्लॉज 5। याद करो बेटा, जब इनिशियल कॉम्पनसेशन इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है तो क्या होता है बेटा, कुछ इनिशियल कॉम्पनसेशन से मिला 3-4 में, कुछ मिला 4-5 में। तो बेटा टैक्सेबिलिटी का कैसे होगा, पूरा कैपिटल गेन अराइज करेगा इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3-4 में रिसीव हुई है, मतलब 1st April 2004 से पहले। तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। नहीं समझे मेरी बात सुनो। मेरे को एक बात बताओ बेटा, आपको 2 किश्तों में मिला है इनिशियल कंपनसेशन। एक मिला, पहली इंस्टॉलमेंट मिली प्रायर टू 1st April 2004, मतलब मिली होगी समवेयर 3-4 में, और दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली आफ्टर 1st April 2004, मतलब समवेयर मिली होगी 4-5 में। तो बेटा अगर इनिशियल कॉम्पनसेशन इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है तो पूरा
कैपिटल गेन, पूरा कैपिटल गेन कौन से साल में अराइज करता है? इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। इस साल में अराइज करेगा बेटा कैपिटल गेन। मतलब जिस साल में, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, जिस साल में सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल रही है ना, वो ईयर बेटा इररेलेवेंट हो जाता है। जिस ईयर में सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलती है वो ईयर इररेलेवेंट हो जाता है। पूरा कैपिटल गेन 3-4 में ही अराइज करेगा। पूरा कैपिटल गेन 1 अप्रैल 2004 से पहले अराइज करेगा, प्रायर टू 1 अप्रैल 2004 अराइज करेगा, तो बेटा फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पर लिखना कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन इनिशियल कॉम्पनसेशन विल बी fully taxable in 2003-4 and capital gain arising on enhanced compensation will be fully exempt, क्योंकि वो तो बाद में मिला है, exempt under section 10 clause 37। तो बेटा जिस ईयर में सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलती है ना इनिशियल कॉम्पनसेशन की, वो ईयर इररेलेवेंट होता है, देखने की जरूरत ही नहीं है। पूरा कैपिटल गेन 3-4 में ही अराइज करेगा और टैक्सेबल हो जाएगा बेटा, फुली टैक्सेबल, क्योंकि 1 अप्रैल 2004 से पहले है। लो कॉपी कर लो इसे, समझ आ गया। और एक लास्ट शर्त है बेटा, लास्ट शर्त क्या है? लास्ट शर्त है लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर बाय सच इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स और बाय सच HUF। बेटा एक शर्त है, एक शर्त क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड सिर्फ खरीद के रखने के लिए नहीं था बेटा, एग्रीकल्चरल लैंड वॉज मेंट फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर। देखो एक बात बताओ बेटा, ये जो सेक्शन 10 क्लॉज 37 का बेनिफिट दिया जा रहा है, ये किसको दिया जा रहा है बेटा? ये एक किसान को दिया जा रहा है बेटा, ताकि किसानों के ऊपर अनड्यू हार्डशिप, अनड्यू बर्डन ना पड़े। तो बेनिफिट बेसिकली मुझ जैसे या आप जैसों के लिए नहीं है, बेसिकली किसानों के लिए है। और बेटा किसान तो लैंड को यूज ही करेगा ना बेटा एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। तो एक बात याद रखना बेटा, शर्त उन्होंने क्या रखी है? एग्रीकल्चरल लैंड, वादा करो एग्रीकल्चरल लैंड पे आप क्या करोगे? एग्रीकल्चर किया होगा आपने कम से कम पिछले 2 साल तक, कंपल्सरी एक्विजिशन से पिछले 2 साल तक आपने उस लैंड पे एग्रीकल्चर किया होना चाहिए, तभी हम उसको एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे, तभी हम आपको किसान मानेंगे, तभी हम आपके कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करेंगे। तो बेटा शर्त क्या है? आपने उस लैंड को यूज किया हो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए कम से कम पिछले 2 साल में। ठीक है, किसने यूज किया हो? चाहे तो उस किसान ने यूज किया हो या उस किसान के पेरेंट्स ने यूज किया हो, और अगर HUF का केस है तो उस HUF ने यूज किया हो। पक्का? तो बेटा याद रखना, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना नहीं है, सिर्फ खरीदना तो है ही है, उस पे एग्रीकल्चर खेती भी करनी है। जब तक आप खेती नहीं करोगे ना, आप सेक्शन 1037 का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना जरूरी नहीं है, उस पे एग्रीकल्चरल करना भी उतना ही जरूरी है। तो बेटा इमेजिन करो, मैं अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेता हूं और गवर्नमेंट कल को मेरे एग्रीकल्चरल लैंड को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, तो क्या मेरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा? क्या नहीं बेटा, टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस लैंड पे एग्रीकल्चर नहीं किया है,
कोचिंग पढ़ाऊं या एग्रीकल्चर करूं बेटा? मैंने क्योंकि उस लैंड पे एग्रीकल्चर नहीं करा है तो मैं किसान नहीं हूं। मैं किसान नहीं हूं तो मैं सेक्शन 1037 का बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। सब बताओ, बात समझ आई? अच्छा, एक लास्ट बात मैं आपको बता देता हूं, आपका कवर हो जाएगा बेटा। अच्छा, ये तो बात करी हमने अर्बन की। व्हाट इफ कंपल्सरी एक्विजिशन होता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का? बेटा सेक्शन 1037 सिर्फ और सिर्फ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के कंपल्सरी एक्विजिशन पे जो कैपिटल गेन हुआ है उसको एग्जेम्प्ट करता है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के कंपल्सरी एक्विजिशन को ये एग्जेम्प्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बेटा? ऐसा भेदभाव क्यों कि अर्बन का एग्जेम्प्ट कर दिया, रूरल का नहीं करा? बेटा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल असेट। याद करो बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 14, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं होता है। अब जब कैपिटल असेट ही नहीं है तो बेटा कैपिटल गेन ही नहीं आएगा, नो कैपिटल गेन। और जब कैपिटल गेन ही नहीं है तो एग्जेम्पशन किस बात का? भाई एग्जेम्पशन तो तब होगा ना जब कैपिटल गेन होगा। जब कैपिटल गेन ही नहीं है तो एग्जेम्पशन कैसा? समझ आ गया बेटा? कॉपी कर लो। कल से हम शुरू करेंगे एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54। कॉपी कर लो। चलो, क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।